हिंसक जाट आंदोलन में मरने वालों की संख्या बढ़ी। डीजीपी का बयान, अब तक 28 लोगों की मौत। लापरवाह अधिकारियों की जांच के लिए कमेटी का गठन। आरक्षण आंदोलन के चलते हरियाणा में फैली हिंसा में अब तक 28 लोगों की मौत हो चुकी है और करीब 200 लोग घायल हैं। डीजीपी यशपाल सिंघल ने हिसार में ये जानकारी दी। उनके मुताबिक इस मामले में 535 केस दर्ज करके 127 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। मुझे बताते हुए बड़ा दुख है कि इस आंदोलन के दौरान 28 व्यक्तियों की मौत भी हुई है और लगभग 200 के आसपास इंजर्ड हुए हैं, जिसमें पुलिस अधिकारी और कर्मचारी भी शामिल हैं। उधर इस मामले में पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों की भूमिका की जांच के लिए सरकार ने कमेटी का गठन कर दिया है। रिटायर्ड आईपीएस प्रकाश सिंह को इस कमेटी की कमान सौंपी गई है। प्रकाश सिंह यूपी के डीजीपी रह चुके हैं। 45 दिनों में उन्हें अपनी रिपोर्ट सौंपनी होगी। इस कमेटी में प्रकाश सिंह के साथ साथ 2 डीएसपी रैंक के रिटायर्ड अधिकारी भी शामिल है। कल तक इस मामले में सरकार 19 लोगों की मौत की बात कह रही थी। खुद सीएम ने भी 19 लोगों की मौत का आंकड़ा दिया था। ऐसे में ये आंकड़ा एक ही दिन में 19 से 28 तक कैसे पहुंच गया, ये थोड़ा हैरान कर देने वाला है। ऑडियो क्लिप मामले में प्रोफेसर वीरेंद्र की बड़ी मुश्किलें। रोहतक में दर्ज हुआ केस, आंदोलन को भड़काने का है आरोप। कप्तान साहब, ये अपने इलाकों में तो बड़ा अच्छा चल रहा है। देश वाली बेल्ट में इनको कहो, इनको के लड़कों को और इनको के भाई इन येलो वालों को कि तुम समर्थन का तो ड्रामा करते और चर्चा में एक गांव में सीढ़ी भी नहीं रोक रखी तुमने। करता हूँ। पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा के राजनीतिक सलाहकार रहे प्रोफेसर वीरेंद्र के इस ऑडियो क्लिप पर अब सरकार हरकत में आ गई है। रोहतक के सिविल लाइन थाने में प्रोफेसर वीरेंद्र के खिलाफ केस दर्ज हो गया है। एफआईआर में कहा गया है कि प्रोफेसर वीरेंद्र ने एक खाप नेता को फोन कर सिरसा में आंदोलन को भड़काने के लिए कहा था। प्रोफेसर वीरेंद्र सिंह और श्री मान सिंह दलाल के खिलाफ दर्ज किया है, जिसका एफआईआर नंबर 101 पुलिस स्टेशन सिविल लाइन रोहतक है। उधर प्रोफेसर वीरेंद्र का कहना है कि उनकी बातचीत के गलत मायने निकाले जा रहे हैं। उन्होंने जाट आंदोलन को भड़काने की कोई कोशिश नहीं की। प्रोफेसर वीरेंद्र पर केस दर्ज होने के बाद बढ़ी सियासी सरगर्मी। विपक्ष की मांग, हुड्डा पर भी दर्ज हो केस। बीजेपी बोली किसी को नहीं बख्शेगी सरकार। ऑडियो क्लिप के आधार पर कांग्रेस नेता प्रोफेसर वीरेंद्र सिंह पर दंगा भड़काने का केस दर्ज होने के बाद सियासी बयानबाजी का दौर और तेज हो गया है। विरोधियों का कहना है कि प्रोफेसर वीरेंद्र के साथ साथ हुड्डा पर भी केस दर्ज होना चाहिए। ये जो एफआईआर प्रोफेसर वीरेंद्र के खिलाफ दर्ज करी है, प्रोफेसर वीरेंद्र के साथ साथ भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज करना चाहिए। देशद्रोह का मामला दर्ज करने की बात कही है भूपेंद्र सिंह हुड्डा और प्रोफेसर वीरेंद्र सिंह के ऊपर। विपक्ष की इस मांग पर कांग्रेस को ऐतराज है और वो हुड्डा का बचाव कर रही है। किसी पर आरोप लगाएं, सबसे बड़ी जिम्मेवारी इस सरकार की थी। इन्होंने क्यों नहीं राजधर्म की पालना की? ये कहते हैं कौन कौन इसमें इन्वॉल्व थे? सरकार को रोका था किसी ने? अगर कोई इसमें कोई भी गलत काम करा था, सरकार का अधिकारी वो पकड़ के उनकी कार्रवाई करते। लेकिन इस बीच सत्ता में बैठी बीजेपी का साफ कहना है कि कोई कितना भी बड़ा आदमी हो, हरियाणा को जलाने वाले किसी भी शख्स को छोड़ा नहीं जाएगा। भूपेंद्र हुड्डा हो या दीपेंद्र हुड्डा हो या कोई और हो, अगर प्रदेश को इस तरह से आग में झोंकने का काम इन्होंने किया है, लोगों के भाईचारे को बिगाड़ने का काम किया है, नुकसान की भरपाई हो जाएगी, लेकिन दिलों में जो आग लगी है और जो खाइयां आ गई हैं समाज में, इसकी भरपाई करना मुश्किल होगा। इनको पीढ़ियां इनको माफ नहीं करेंगी। इस मामले में प्रोफेसर वीरेंद्र से कांग्रेस ने किनारा कर लिया है और हुड्डा खेमे को छोड़कर कोई भी उनका बचाव करता नजर नहीं आ रहा। लेकिन सवाल यहाँ पर ये है कि अगर ये आंच हुड्डा तक पहुँची तब पार्टी का क्या स्टैंड होगा। जाट आरक्षण पर दिल्ली में बैठकों का दौर जारी। वेंकैया नायडू ने हरियाणा के सांसदों से जाना उनका रुख। कई सांसदों ने एक सुर में कहा 27% ओबीसी कोटे के साथ ना की जाए छेड़छाड़। जाट आरक्षण का मसला इन दिनों सियासी सूरमाओं के लिए मुसीबत बना हुआ है और यही वजह है कि इस पर एक के बाद एक बैठकों का दौर जारी है। बुधवार को केंद्रीय मंत्री वेंकैया नायडू ने हरियाणा के बीजेपी सांसदों के साथ बैठक कर जाट आरक्षण पर उनका रुख जानने की कोशिश की।
हरियाणा का संसद सदस्यों के साथ बैठक हुआ। प्रिंसिपल ऐसा तय है, जाट आरक्षण जो पहले दिया है उससे पीछे हटने का सवाल नहीं, मगर वो आरक्षण एक तरफ से हो तो न्यायपालिका के सामने जो प्रतिशत है उसके बारे में भी पहले क्या हुआ, कैसा करने से इसका समाधान होगा और किसी को नुकसान नहीं होना चाहिए। तो नाजुक मामला है, गंभीर मामला है, इसलिए सब पहलू के ऊपर विस्तार से हम लोग चर्चा करेंगे। बैठक में ज्यादातर सांसदों ने दो टूक कहा कि जाटों को आरक्षण देने के लिए ओबीसी के 27% कोटे के साथ छेड़छाड़ न की जाए। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रयास हो रहा है कि इस मसले को किस तरह से सुलझाया जाए। सब मिलजुल बैठ करके बात कर रहे हैं, फैसला सरकार ने कर ही दिया है, इस तरह से उसके ऊपर अमल किया जाएगा, उसकी चर्चा है। मैं ये समझता हूँ कि जो 27% का है उसको तो नहीं छेड़ना चाहिए, और उसके आगे तो फिर सरकार ने जो हाईकमान हमारी है उन्होंने फैसला, वो इस 27% से छेड़छाड़। वेंकैया नायडू की अध्यक्षता में गठित केंद्रीय समिति के सामने सीएम मनोहर लाल भी पेश हुए और उन्होंने भी इसी बात पर जोर दिया कि 27% ओबीसी कोटे के साथ छेड़छाड़ न की जाए। दंगा पीड़ितों के मुआवजे पर मनोहर के मंत्री ने दी इस्तीफे की धमकी। कर्णदेव कंबोज ने कहा, पीड़ितों के दर्द के आगे मंत्री पद कुछ भी नहीं। नायडू की अगुवाई में बनी कमेटी पर भी उठाए सवाल। जाट आंदोलन की आड़ में हरियाणा में हुए जातीय दंगों के बाद अब बीजेपी सरकार के अंदर सियासी भूचाल सा आ गया है। हिंसा में मारे गए लोगों को मुआवजा देने पर सवाल उठाने वाले राज्य मंत्री कर्णदेव कंबोज ने अब इस्तीफे की धमकी दे दी है। दरअसल कंबोज से सवाल दंगों के पीड़ित लोगों के मुआवजे को लेकर पूछा गया था। जवाब में कंबोज ने कहा कि अगर वो पीड़ितों को मुआवजा ना दिलवा सके तो फिर मंत्री पद से इस्तीफा देना कोई बड़ी बात नहीं। उन्होंने कहा कि आरएसएस ने हमेशा उन्हें देश के लोगों की रक्षा करना सिखाया है और वो इस कर्तव्य से कभी पीछे नहीं हटेंगे। हम राष्ट्रीय स्वयंसेवक के संघ के जो है ना कार्यकर्ता हैं और हमें एक ही बात सिखाई जाती है कि जब भी जरूरत पड़े अपने देश के लिए, अपने प्रदेश के लिए, अपनी मातृभूमि के लिए कोई भी बलिदान देने से हम पीछे नहीं हटते। ये तो आप इस्तीफे की बात करें, सिर्फ मंत्री पर छोड़ने की बात, हम तो अपने बलिदान देने के लिए भी तैयार हैं। कंबोज यही नहीं रुके, उन्होंने जाट आरक्षण पर केंद्र में बनी कमेटी पर भी सवालिया निशान लगाया है। कंबोज के मुताबिक कमेटी में ओबीसी के किसी नेता और मंत्री को शामिल न करना बेहद हैरान करता है। आरक्षण की बात है, बैकवर्ड क्लास के लिए जो है ना बीसी में जाने के लिए आरक्षण मांगा जा रहा है, लेकिन बड़े ताज्जुब की बात है कि जिन लोगों से वो आरक्षण लिया जाएगा, जिन लोगों से लिया जाएगा, उसमें उस क्लास का कोई भी आदमी शामिल नहीं। इससे पहले कैबिनेट मंत्री अनिल विज भी मुआवजे के मसले को लेकर इस्तीफे की पेशकश कर चुके हैं। साफ है कि मुआवजे को लेकर सरकार के अंदर महाभारत छिड़ चुकी है। कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने की हिंसक जाट आंदोलन की न्यायिक जांच की मांग। बोले, भारतीय जनता पार्टी में जाट नॉन जाट का कोई झगड़ा नहीं, सबकी एक ही मांग, दोषियों के खिलाफ हो सख्त से सख्त कार्रवाई। हिंसा में मारे गए लोगों को मुआवजा देने का विरोध करने वाले कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने अब पूरे मामले की न्यायिक जांच की मांग की है। विज के मुताबिक आरक्षण आंदोलन की आड़ में दंगा भड़काने वालों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। हालांकि विज ने कैबिनेट में जाट और नॉन जाट मंत्रियों के बीच मतभेद की खबरों को खारिज किया है। हम एक प्रजातांत्रिक पार्टी हैं और हम सामूहिक तौर पर इन सारे मुद्दों पर निर्णय लेंगे, लेकिन हम चाहते हैं कि एक जुडिशियल कमीशन बने जो इस सारे घटनाक्रम की निष्पक्ष जांच करे और इसमें किस किस ने अपना फर्ज निभाने में, इस दंगे को रोकने में कोताही बरती है, उन सब के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई। अनिल विज के मुताबिक ज्यादातर विधायकों और मंत्रियों ने इस पूरे मामले पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल से विधायक दल की बैठक बुलाने की मांग की है। मनोहर के मंत्रियों के बाद अब बीजेपी के विधायकों ने भी उठाए मुआवजे पर सवाल। बल्लभगढ़ से बीजेपी विधायक मूलचंद शर्मा बोले, दंगा फैलाने वालों को मुआवजा देने का क्या मतलब। जाट आरक्षण की आड़ में हुई हिंसा के प्रभावित लोगों को मुआवजा देने पर बीजेपी में सियासी महाभारत अब बढ़ने लगी है। कैबिनेट मंत्री अनिल विज और राज्य मंत्री कर्णदेव कंबोज के बाद अब बीजेपी के विधायक भी खुलकर इस मुद्दे पर बोलने लगे हैं। बल्लभगढ़ से बीजेपी विधायक मूलचंद शर्मा के मुताबिक जिन लोगों ने दंगा फैलाया उन्हें मुआवजा देने की बजाय
उन पर कड़ी कार्यवाही होनी चाहिए। जिन लोगों ने गन हाउस को लूटा, मिल्क प्लांट पर आग लगाने का काम करा, आम गाड़ी को जलाने का काम करा, जिन लोगों ने इस समय उतरा, ऐसे लोगों के खिलाफ हम सरकार करेंगे, ऐसे लोगों के खिलाफ एक सख्त कार्रवाई करी जाए और इस तरह के लोगों को बख्शा ना जाए। इतना ही नहीं, मूलचंद शर्मा ने जाटों को आरक्षण दिए जाने पर भी सवाल उठाए। आज हम विधायक हैं, लोगों ने आज विधायक हम बनाए, इस हालात में प्रदेश की जो हालत करी है ये तो ठीक नहीं है कि डंडा मार के सोटा मार के आरक्षण कैसे चलता है। गौरतलब है कि हरियाणा सरकार में हिंसा में मारे गए लोगों को 10-10 लाख रुपए का मुआवजा देने और एक सरकारी नौकरी देने का ऐलान किया है, जिसका सरकार के मंत्री और बीजेपी के विधायक ही विरोध कर रहे हैं। मुआवजे का विरोध करने वाले मनोहर के मंत्रियों पर अभय चौटाला ने साधा निशाना। कहा, इस्तीफा लेकर ऐसे मंत्रियों को घर भेजे सीएम। बोले, बीजेपी के कुछ मंत्री कमजोर करने में लगे हैं सीएम को। जाट आंदोलन में मारे गए लोगों को मुआवजा देने के मुद्दे पर दोफाड़ हुई मनोहर कैबिनेट पर इनेलो ने हमला बोला है। अभय चौटाला ने दिल्ली में मीडिया से बात करते हुए कहा है कि जो मंत्री मुआवजे का विरोध कर रहे हैं उनसे सीएम को इस्तीफा लेकर उन्हें घर भेज देना चाहिए। कैबिनेट की मीटिंग बुला करके ये फैसला लेते हैं और कहते हैं कि हम आपको आरक्षण देंगे, और दूसरी तरफ उसी के कैबिनेट के लोग इस बात को लेकर के विरोध करते हैं कि अगर आपने आरक्षण दिया, अगर आपने इनको जो लड़के मर गए, जो शहीद हो गए, अगर इनको आपने मुआवजा दिया, अगर आपने इनके परिवार के किसी सदस्य को नौकरी दी, तो फिर हम इस्तीफे दे दें। मान के चलो, वो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री को कमजोर करना ही चाहते हैं, लेकिन उसके साथ साथ आज भी उन लोगों की मंशा यही है कि हरियाणा प्रदेश के हालात सामान्य ना हो। अभय के मुताबिक कुछ बीजेपी के लोग ही सीएम को कमजोर करने में लगे हैं और अगर ऐसा ही रहा तो हरियाणा का माहौल ठीक नहीं हो पाएगा। अभय ने यह भी कहा है कि अगर बीजेपी सैनी पर सही वक्त पर शिकंजा कसती तो हरियाणा में जातीय संघर्ष कतई न होता। अभय ने कहा कि इस पूरी हिंसा के लिए सरकार के साथ साथ कांग्रेस के वो नेता भी जिम्मेदार हैं जिन्होंने आंदोलन को भड़काने की साजिश रची। इनेलो के बाद अब हजका ने भी की प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगाने की बात। राज्यपाल से मिलकर बोले हजका नेता, उपद्रवियों से निपटने में पूरी तरह फेल हुई है मनोहर सरकार। हुड्डा और चौटाला पर लगाया दंगा भड़काने का आरोप। हजका सुप्रीमो कुलदीप बिश्नोई ने बुधवार को राज्यपाल से मिलकर मनोहर सरकार को बर्खास्त करने की मांग की। जाट आरक्षण आंदोलन की आड़ में हुई जातीय हिंसा का हवाला देते हुए कुलदीप ने कहा कि तुरंत प्रभाव से प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगाया जाए। साथ ही कुलदीप ने हुड्डा और चौटाला पर भी आंदोलन भड़काने का आरोप लगाते हुए इन पर भी कार्रवाई की मांग की है कि राष्ट्रपति शासन लागू होना चाहिए प्रदेश के अंदर, क्योंकि आज प्रदेश के हालात 1947 में इंडिया पाकिस्तान जब बना उससे बदतर हालात हो गए हैं। उसको देखते हुए हमने मांग की है कि राष्ट्रपति शासन लागू हो। कंप्लीट फेलियर है सरकार का। हालांकि कुलदीप के पास इस बात का कोई जवाब नहीं था कि जब हरियाणा आरक्षण की आग में जल रहा था तो वो खुद कहां थे। मैं वो नेता हूं जो व्यवहारिक रूप से काम करता हूं, पर्दे पीछे नहीं करता, और इस प्रकरण के अंदर भी लगातार प्रशासन के बीच लड़ना पड़ा और धमकाना पड़ा, उनके बीच में रहा। मैं जाना चाहा दिल्ली से, मैंने हरियाणा, मेरे को दिल्ली बॉर्डर पर रोका गया 6 दिन पहले, और 3 दिन से लगातार मैं संपर्क में लोगों के बीच में रहा हूँ और आज गवर्नर साहब के पास आया हूँ। इससे पहले इनेलो भी राज्यपाल से मिलकर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग कर चुकी है। साफ है कि जाट आंदोलन की आड़ में प्रदेश में लगी आग पर हर राजनीतिक दल सियासी रोटियां सेकना चाहता है। बीजेपी के विधायक असीम गोयल का विवादित बयान, कांग्रेसी नेताओं को बताया आदमखोर बहेड़िया। कहा, कांग्रेस ने हरियाणा में 84 के दंगों को दोहराने की कोशिश की। 84 के जो दंगे किए उसका रेपिटेशन इन्होंने हरियाणा के अंदर करवाया। हुड्डा साहब और उनकी पार्टी पूरी इस मामले में नंगी हो चुकी है, और इन सब, मैं तो इनको आदमखोर भेड़िए कहता हूँ। लाशों के ऊपर राजनीति करके कांग्रेसियों ने आदमखोर बनके हमेशा पूरे देश को लूटा, और आज हरियाणा के अंदर भी इसकी तपिश इन्होंने पहुंचा दी। लाशों की राजनीति करने में मास्टर हैं। 84 के दंगे करवाए, उन दंगों के बाद जिस प्रकार की सहानुभूति लेने का इन्होंने माहौल बनाने का काम किया अपनी पार्टी के पक्ष में, मैं कहता हूं इससे शर्मनाक कोई बात हो नहीं सकती।
हरियाणा को 10 दिन तक जलने का ठीकरा कांग्रेस पर फोड़ते हुए गोयल ने कहा कि सत्ता के लालची कांग्रेसियों ने यह घिनौना काम करा के अपना इंसान न होने का परिचय दिया है। आरक्षण आंदोलन पर सुप्रीम कोर्ट की तल्ख टिप्पणी, कहा अपनी मांग को मनवाने के लिए देश को बंधक नहीं बनाया जा सकता। आरक्षण की मांग को लेकर हिंसा पर सुप्रीम कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी की है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप अपनी मांग को मनवाने के लिए सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। कोर्ट ने यह भी कहा कि इस पर ध्यान देना होगा और दिशा निर्देश बनाने होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि आगजनी करने वालों से मुआवजा वसूला जाना चाहिए। दरअसल बुधवार को सुप्रीम कोर्ट गुजरात में हार्दिक पटेल मामले की सुनवाई के दौरान अराजक आंदोलन पर यह तल्ख टिप्पणी की। इससे पहले हरियाणा में जाट आंदोलन को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई थी, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल सुनवाई से इनकार कर दिया था। सोनीपत में जाट आंदोलन के दौरान महिलाओं के साथ गैंगरेप की खबरों से हड़कंप। जांच के लिए सोनीपत पहुंचे आला अधिकारी। डीजीपी ने कहा मामले में कोई सच्चाई नहीं। प्रदेश में उपद्रवियों ने आरक्षण को लेकर खूब तांडव मचाया और इसी तांडव में कुछ महिलाओं के साथ गैंगरेप की खबरों ने हड़कंप मचा दिया है। दरअसल ऐसी खबरें हैं कि सोनीपत के गांव हसनपुर और कुराड़ में उपद्रवियों ने आंदोलन की आड़ में कुछ महिलाओं को अपनी हवस का शिकार बनाया। सूचना मिलते ही आईजी परमजीत अहलावत और आईपीएस देवेंद्र सिंह की टीम मौके पर पहुंची और अपनी छानबीन शुरू कर दी। हालांकि ग्रामीणों से बात के बाद आला अधिकारियों ने ऐसी किसी भी घटना के होने से इनकार किया। कोई ऐसी इंसिडेंट की बात ही नहीं हुई थी, इसलिए हम तो बेसिकली यहाँ आए थे जिससे सही बात का पता चल सके। अभी तक लोगों से बातचीत हुई है, उसमें मुझे नहीं लग रहा कुछ सच्चाई। जब तक कि मैंने बहुत अच्छे से पूछने की कोशिश करी कि एडमिनिस्ट्रेशन का डर तो नहीं है या किसी ने कुछ कहा तो नहीं, बहकाया, हर तरह से पूछ लिया और सबके स्टेटमेंट सेम है, चाहे वो सरपंच हो या यहाँ पे जो अमित जी हैं, सबके स्टेटमेंट। किसी के पास जब तक कोई आगे नहीं आता शिकायत करता, तब तक हम कैसे कह सकते हैं क्रेडिबल। और देखने वालों ने भी किसी ने नहीं बोला कि ऐसा कुछ हुआ। उधर महिला आयोग की टीम भी गांव में पहुंची और ग्रामीणों से बात की। आयोग की टीम ने भी कमोवेश वही बात कही जो हरियाणा पुलिस कह रही है। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने भी इस मामले में संज्ञान लिया है। जस्टिस सांघी ने मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिखकर इसे एक बेहद ही गंभीर मामला बताया है। रोहतक में तेजी से पटरी पर लौट रही है जिंदगी। फिर से भाईचारा कायम करने के लिए आगे आए सामाजिक संगठन। शहर में शांति मार्च निकालकर अमन चैन का दिया संदेश। रोहतक में धीरे धीरे से जिंदगी पटरी पर उतरनी शुरू हो गई है। बुधवार को स्थानीय लोगों ने संतों और सामाजिक संगठनों की अगुवाई में शांति मार्च निकाला, जिसमें सैकड़ों लोग शामिल हुए। शांति मार्च के जरिए सामाजिक संगठनों और संतों ने अपील की है कि प्रदेश में शांति बनाए रखें। इसके साथ ही जिन लोगों ने भी ये दंगा फैलाया है, उनके खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई किए जाने की मांग की गई है। जो ये वातावरण हुआ है रोहतक में 10 दिन से चल रहा है, इन्होंने आदमी को मार दिया है। इनको जरूरत है कि जैसे परमात्मा ने अपना को ऐसे एक ही रास्ते से भेजा है, मानव जाति 84 लाख से हम जीत कर आए हैं, तो हम ये आपस में क्यों लड़ बने। ये जो बांटने वाला काम किया है, ये कोई गुरु पीर पैगंबर हमारा नहीं दिखाता। जाट आंदोलन की शुरुआत रोहतक के सातला से हुई थी और सबसे ज्यादा नुकसान भी रोहतक में ही हुआ था, लेकिन अब हालात धीरे धीरे बेहतर हो रहे हैं। जाट आंदोलन की वजह से गुड़गांव में पानी के लिए हाहाकार। पिछले 3 दिन से साइबर सिटी के लोग झेल रहे हैं पानी की किल्लत। जाट आंदोलन की आग से गुड़गांव में पानी को लेकर हाहाकार मचा हुआ है। साइबर सिटी गुड़गांव में पिछले 3 दिनों से पानी की किल्लत बनी हुई है। बुधवार को गुस्साए लोगों ने जल आपूर्ति विभाग के ऑफिस में जमकर हंगामा काटा। लोगों का आरोप है कि जल आपूर्ति विभाग के अधिकारी रसूखदार लोगों के घरों में ही पानी पहुंचा रहे हैं। 2-3 दिन से लगातार आ रहा हूँ, लेकिन पानी नहीं है। कॉलोनी मोड़ पे रतन गार्डन में मेरा मकान है। तो यहाँ कई खड़े हैं जो बार बार कोई पर्ची लेके आता है और लेके चला जाता है। किन लोगों को दिए जा रहे हैं? अब ये तो मुझे अभी पता नहीं है कि भाई ये टैंकर किसको दे रहे हैं,
लेकिन पानी नहीं है। 3 दिन से लोग बहुत आ रहे हैं। कल भी मैं आया था, परसों भी आया था, आपको पानी लेकिन नहीं? पानी नहीं है। दरअसल रोजाना गुड़गांव को करीब 82 MGD पानी की जरूरत होती है, लेकिन मौजूदा वक्त में सभी संसाधनों से सिर्फ 45 MGD पानी मिल रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि जाट आंदोलन के दौरान कई जगहों पर आंदोलनकारियों की ओर से पानी सप्लाई को बाधित किया गया और राजधानी दिल्ली के साथ साथ गुड़गांव में भी इसका असर साफ दिखाई दे रहा है। गुड़गांव में कुछ ही दिनों में एक इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स मीट होनी है और इसे लेकर जल्द ही निवेशकों का जुटना शुरू हो जाएगा। ऐसे में पानी की समस्या गुड़गांव के लिए एक बड़ी मुसीबत बन सकती है। जाट आंदोलन में बिगड़े हालातों के बीच हेलीकॉप्टर में हुई दुल्हन की विदाई, शादी के बाद एहतियातन बुक कराया गया हेलीकॉप्टर। प्रदेश में जाट आरक्षण के बाद भले ही हालात सामान्य होने लगे हों, लेकिन अब जाट आरक्षण से जो नुकसान हुआ है वो भी सामने आने लगा है। रेवाड़ी में तो एक दूल्हे को बिगड़े हालातों के बीच जब कुछ नहीं सूझा तो उसने अपनी दुल्हन को लाने के लिए हेलीकॉप्टर का सहारा लेना ही ठीक समझा। दरअसल रेवाड़ी के गांव रतनथल के धर्मेंद्र की शादी भिवानी के गांव तिगड़ाना में सरिता के साथ तय हुई थी और 22 फरवरी यानी सोमवार को शादी के दिन दूल्हा बारात लेकर जैसे तैसे भिवानी तो पहुंच गया, लेकिन 23 फरवरी मंगलवार को विदाई के वक्त आंदोलन की आग और भड़क गई। एहतियातन दुल्हन को घर लाने के लिए 3.5 लाख में निजी हेलीकॉप्टर की व्यवस्था की गई और दुल्हन की विदाई हेलीकॉप्टर से हुई। आम लोगों की जिंदगी में बहुत सी मुश्किलें आई है इस आंदोलन की वजह से। जैसे कोई भी मेडिकल इमरजेंसी, कोई भी फंक्शन, लेकिन उसमें मतलब डिले हो जाता है क्योंकि सारे रास्ते जाम है, ब्लॉक है, कोई किसी को जाने नहीं दे रहा, तो इस वजह से उनको बहुत प्रॉब्लम उठानी पड़ रही है। दूल्हा धर्मेंद्र इंजीनियर है और गुड़गांव की एक कंपनी में नौकरी करता है, वहीं दुल्हन सरिता PhD की पढ़ाई कर रही है। हुड्डा द्वारा 1998 से 2005 तक जारी किए गए 2500 प्लाटों की सूची संदेह के घेरे में। कई राजनेताओं के परिवार के नाम भी सूची में शामिल हैं। हाईकोर्ट में याचिकाकर्ता की ओर से उन 2500 प्लाटों की सूची दी थी जिन्हें फर्जी तरीके से आवंटित किया गया बताया गया था। उक्त सूची में भजनलाल के परिवार, कांग्रेस के कई नेताओं से जुड़े उनके सगे संबंधियों, प्रशासनिक अधिकारियों के परिवार के सदस्यों और अन्य प्रभावशाली हस्तियों को व्यावसायिक व रिहायशी प्लाटों का आवंटन किया गया दिखाया गया था। उक्त सूची को कोर्ट ने गंभीरता से लिया है और हुड्डा को दिशा निर्देश दिए हैं कि डिफाल्टरों की लिस्ट तैयार कर 24 अप्रैल तक कोर्ट के समक्ष पेश की जाएगी। हाईकोर्ट ने हुड्डा प्रशासन को दिशा निर्देश देते हुए 24 अप्रैल तक इस पूरी सूची की सिक्योरिटी करने और फर्जी तरीके से प्लाट हथियाने वालों की सूची अलग से हाईकोर्ट में जमा करवाने को कहा है। इस मामले की सुनवाई अब उसी दिन यानी 24 अप्रैल को होगी। गुड़गांव में लोक निर्माण मंत्री राव नरवीर सिंह के भाई के खिलाफ मामला दर्ज, अवैध खनन करवाने का है आरोप। साइबर सिटी के जिला माइनिंग विभाग के अधिकारियों ने अवैध माइनिंग के काले कारोबार से पर्दा उठाते हुए एक नामचीन राजनीतिक हस्ती के नाम का खुलासा किया है और केवल खुलासा ही नहीं किया बल्कि गुड़गांव के बादशाहपुर थाने में शिकायत भी दर्ज करवाई है। इस शिकायत में राव कमलवीर मिंटू का नाम सामने आया है, जो कि जनता दल यूनाइटेड के प्रदेश अध्यक्ष होने के साथ साथ जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद यादव के संबंधी भी हैं और प्रदेश के लोक निर्माण मंत्री राव नरवीर के भाई भी हैं। गुड़गांव पुलिस ने जिला खनन अधिकारियों की शिकायत पर राव कमलवीर मिंटू और 2 अन्य के खिलाफ मामला दर्ज कर मामले की तफ्तीश शुरू कर दी है। पुलिस को दी गई शिकायत में कमलवीर के ऊपर आरोप लगे हैं कि वो गुड़गांव के गैरतपुर बॉस में अरावली की तलहटी में अवैध खनन करवा रहे हैं, जबकि सर्वोच्च न्यायालय की ओर से यहां पर अवैध खनन के लिए रोक लगा रखी हुई है। मेवात में संदिग्ध हालातों में मासूम बच्ची की मौत, भूसे में आग लगने से जिंदा जली बच्ची। मेवात के गांव नवलगढ़ में भूसे में आग लगने से एक 6 साल की बच्ची की जलकर मौत हो गई। दरअसल जैसे ही आग दहकने की खबर लगी तो लोगों ने आग को बुझाना शुरू कर दिया। आग पर काबू पाया गया तो भूसे में लड़की का शव देखकर लोगों के होश फाख्ता हो गए, जिसकी सूचना लोगों ने पुलिस को दी। बच्ची के परिजनों को इस बात का पता नहीं है कि वो आखिर कब भूसे के पास पहुंची और कैसे वहां आग लगी। फिलहाल पुलिस ने मामले की तफ्तीश शुरू कर दी है। बच्ची की मौत ने पुलिस के सामने कई अहम सवाल छोड़ दिए हैं कि आखिर जब बच्ची को आग लगी तो आखिर उसने शोर क्यों नहीं मचाया, लेकिन पुलिस को
पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है। कुरुक्षेत्र में रफ्तार का कहर, ट्रक ने मारी 2 बहनों को टक्कर, दोनों की मौके पर मौत। कुरुक्षेत्र में 2 सगी बहनों की सड़क हादसे में मौत हो गई। बताया जा रहा है कि तेज रफ्तार ट्रक ने टक्कर मारकर दोनों बहनों को कुचल दिया, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक दोनों बहनें अपने मामा के साथ ढांड कस्बे से पिपली में शादी समारोह में जा रही थी। पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर ट्रक को कब्जे में ले लिया है और मामले की जांच जारी है। गुड़गांव में अब मिलेगा 2 दिन में ड्राइविंग लाइसेंस, नहीं काटने पड़ेंगे विभाग के चक्कर। लाइसेंस प्रक्रिया को किया गया डिजिटल। गुड़गांव में अब ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना आसान हो गया है। विभाग ने लाइसेंस बनाने की प्रक्रिया को डिजिटल कर दिया है, जिससे लोगों को अब लाइसेंस 2 दिन के अंदर ही मिल जाएगा। विभाग ने सारथी 4 के नाम से एक सॉफ्टवेयर बनाया है, जिसके तहत सारी प्रक्रिया आसान हो गई है। वहीं लोगों और अधिकारियों के सिग्नेचर भी अब डिजिटल होंगे। खास बात यह है कि इस योजना को गुड़गांव के साथ साथ 5 दूसरे जिलों में भी लागू किया जा रहा है और अगर ये सफल रही तो इसको पूरे प्रदेश भर में लागू किया जाएगा। स्कूली बच्चों के लिए चंडीगढ़ प्रशासन की अनोखी पहल, बच्चों के लिए शुरू किया गया फिल्म फेस्टिवल। पहले दिन राज्यपाल ने भी देखी बच्चों संग फिल्म ड्रैगन। तुम दोनों लड़ रहे हो रफनेस के लिए? मेरी तो जीत पक्की है। हमारी जीत पक्की है डार्लिंग। चंडीगढ़ में बुधवार से बाल फिल्म महोत्सव का आगाज हो गया। बच्चों के लिए हो रहे इस खास फिल्म फेस्टिवल की शुरुआत हरियाणा और पंजाब के राज्यपाल और चंडीगढ़ के प्रशासक कप्तान सिंह सोलंकी ने की। राज्यपाल ने खुद बच्चों के साथ फिल्म ड्रैगन देखकर फेस्टिवल का औपचारिक उद्घाटन किया। इस फेस्टिवल में स्कूली बच्चों को मुफ्त में फिल्में दिखाई जा रही है। 2 दिन तक चलने वाले इस फेस्टिवल में चंडीगढ़ के 29 सिनेमा घरों में फिल्में दिखाई जा रही हैं। सिवाय मेरे हम जुड़े हुए हैं, भूल गई? अरे मेरी जीत को छीनने की कोशिश मत करो। छीन लो एस्ट्रेड, ये मेरी जीत है। हमेशा गड़बड़ कर देते हो। नहीं तो जीत नहीं। चंडीगढ़ प्रशासन की ओर से पहली बार बाल फिल्म महोत्सव का आयोजन किया गया है। इसमें कुल 14,000 स्कूली बच्चे हिस्सा ले रहे हैं, जबकि अगले साल 30,000 बच्चों को इसमें शामिल करने की तैयारी की जा रही है।